तो उसे टर्म देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। अरे कल राहुल ले गए थे बेटा? जी सर आए थे। शाम को? शाम को नहीं सर, सुबह आए थे। अच्छा आज आए थे। यहाँ पर गए। उसे नाम देते हैं क्या आपको? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। एक सेल्फ होता है, दूसरा क्या होता है आपका? म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि जो कॉइल आपका है, जो क्या है आपका कॉइल है, एक के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा कॉइल आपका एडजेसेंट पे होता है। एक कॉइल के एडजेसेंट पे क्या रखते हैं हम लोग? दो म्यूचुअली कॉइल जब रखे जाते हैं, एक में चेंजेस करते हैं, दूसरे में वहाँ पे इंड्यूस हमारा क्या हो रहा है? करंट आपका डेवलप हो रहा है। ठीक। और यहाँ पे जैसे वहाँ पे भी अपोज करता था, सेम कंडीशन यहाँ भी अपोजिट में ही डेवलप होगा। ठीक है, जिससे जिसकी वजह से डेवलप हो रहा है उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। आपको पढ़ाया गया था। ठीक। तो हेडिंग का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। छुट्टी है क्या कुछ? लिखिए देखिए, when the current passing through a coil, when the current passing through a coil or circuit, coil में बेटा या कोई सर्किट है, when the current passing through a coil or circuit changes ये कॉइल और सर्किट। when the current passing through a coil or circuit changes the magnetic flux linked with neighboring मतलब एडजेसेंट जो होगा, NEIGHBOURING neighboring coil और सर्किट। कॉइल लेंगे तो कॉइल टर्म देंगे, सर्किट लेंगे तो बेटा सर्किट। और सर्किट आल्सो चेंजेस hence an EMF will be induced in the neighboring coil, in the neighboring coil. This phenomena is called mutual induction. This phenomena is called mutual induction. This phenomena is called mutual induction. Okay? This phenomena is called mutual induction. इस phenomena को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। This phenomena is called mutual induction. ठीक। तो इस phenomena को हम लोग नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। दिखाएंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये मतलब प्राइमरी कॉइल है, इससे करस्पॉन्डिंग लोड है। ये क्या रखा बेटा? सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी है, दूसरा वाला हमारा सेकेंडरी कॉइल। अब जब प्राइमरी कॉइल में हम लोग क्या करेंगे? करंट की वैल्यू को वेरी कराएंगे। करंट की वैल्यू क्या कराएंगे? वेरी कराएंगे। तो उसकी इंडक्शन की वजह से बेटा सेकेंडरी कॉइल में हमारा मान लो एक रेजिस्टेंस लोड लगा लेते हैं। ये प्राइमरी कॉइल का करंट यहाँ वेरिएबल करंट है। कैसे है? वेरिएबल करंट, क्योंकि फ्लक्स में चेंजेस तभी होंगे जब हमारा करंट की वैल्यू क्या करेगा? वेरी करेगा। अगर करंट में वेरिएशन है तभी फ्लक्स में चेंजेस होंगे। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। फ्लक्स तो पास आउट होगा बट फ्लक्स में चेंजेस नहीं होंगे। जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तब तक बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। ठीक। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करने के लिए यहाँ करंट जो होना चाहिए, यानी कि अगर हम लोग I1 ले लें या I ले लिया जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जो होगा I इंड्यूस्ड, ठीक है, उस डायरेक्शन में सेटअप होगा जिससे उसका क्या करेगा? वो प्राइमरी करंट के चेंज का अपोज करे। प्राइमरी करंट में जो चेंजेस हो रही है उसका क्या करें? वो अपोज करें। तो उसके बेस पे दिखा देते हैं क्या होगा सेकेंडरी कॉइल में करंट कैसे इंड्यूस होगा, यहाँ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्योंकि चेंजेस हम लोग प्राइमरी कर रहे हैं, इंडक्शन सेकेंडरी में क्या मेजर किया जा रहा है, इसीलिए इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। वहाँ पे उसी में चेंज करते थे, इंडक्शन उसी में हम लोग क्या करते थे? स्टडी करते थे। तो उसे सेल्फ कहते थे। यहाँ पे एक में चेंज कर रहे हैं और दूसरे में इंडक्शन। एक एग्जाम्पल जैसे पुलिस डिपार्टमेंट,
क्या करती है, छोटे चोर को खूब पीटती है, बड़े ठीक, किसको डराने के लिए, बड़े वाले, ठीक है। तो कंडीशन आपका जो होता है वो ऐसे यहाँ पे भी हम चेंज यहाँ कर रहे हैं, इंडक्शन कहाँ पे होता है, यहाँ पे थप्पड़ इनको मारा गया, डर गया ये, तो क्या हुआ, लगा इनको, क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन से मतलब चेंजेस एक पे कर देने का इफेक्ट क्या दूसरे पे होगा, ठीक है, या दूसरे को टर्म देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बना दीजिए, समझ गया। तो देखिए ये म्यूचुअल इंडक्शन को शो करेगा, इसके बीच में कौन सा इंडक्शन होगा, म्यूचुअल, ठीक है। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का रीडिंग करेगा, कोएफिशिएंट बन गया, जल्दी करो, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन रीडिंग करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, बोले लिखिएगा टोटल फ्लक्स, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में लिखिएगा टोटल फ्लक्स linked with the secondary coil, total flux linked with the secondary coil due to current in the primary is, देखो इसमें करंट हम लोग ऐसा कर लेते हैं ना, यहाँ पे I1 ले लो, इसमें I2 ले लेते हैं, ठीक, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को N2 दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को N1 दिखा रहे हैं। तो चूंकि हमें फ्लक्स इसमें हम लोग मेजर कर रहे हैं सेकेंडरी में, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिया, N2, उस केस में यहाँ जो फ्लक्स आपका होगा फाई की वैल्यू N2, ठीक है, जो वैल्यू हम लोग करेंगे वो कितना आ जाएगा, फ्लक्स कितना होगा N2 इंटू टोटल जो होगा, एक से मान लो फाई हो रहा है, फाई 2 हो रहा है, तो टोटल N2 फाई 2 में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो क्या लिखा बेटा, ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज, लिखिएगा इक्वल टू हो जाएगा N2 फाई, नहीं तो चलेंगे N2 फाई 2 इज N2 फाई 2 इज N2 फाई 2, जो वैल्यू आएगी किसके बराबर हो जाएगी, N2 फाई 2, लिखिएगा। सो N2 फाई 2 प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, पहले वाले के चेंज, पहले वाले के जो आपका सर्किट है, फर्स्ट सर्किट है, उसमें करंट जो आपकी फ्लो हो रही है उसकी वेरिएशन की वजह से, तो यानी N2 फाई 2 का डेवलपमेंट हो रहा है ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी सर्किट दैट इज I1, ठीक, तो ये हो जाएगा N2 फाई 2 प्रोपोर्शनल टू I1, मतलब कॉजिंग फैक्टर I2 नहीं है, I2 तो इंड्यूस करंट है ना, तो कॉजिंग फैक्टर वो कौन सा वाला I1 है, जो प्राइमरी कॉइल में आपका क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक, जो प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रहा है वो I1 है, I1 की वजह से आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंजेस हो रही है, तो फ्लक्स आपका यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से आपकी चेंजेस होती है, हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे आर करके N2 फाई 2 इक्वल टू M इंटू I1, N2 फाई 2 की जो वैल्यू होगी वो M इंटू I1 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो N2 फाई 2 की वैल्यू M इंटू I1 के बराबर हो गया, ठीक, लिखिएगा N2 दिखाना पड़ेगा, क्या है डायग्राम में दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, N1 है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, ऑलरेडी डायग्राम में बना हुआ है, दिखाया गया, ठीक, नीचे लिखिएगा वेयर M इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, हाँ वेयर M इज कोएफिशिएंट ऑफ, वेयर M इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, M जो होता है बेटा वो क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और अगर M की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से तो M इक्वल टू हो जाएगा कितना,
N2 ∅2 अपॉन I1, m की वैल्यू हो जाएगी N2 ∅2 बाई I1 के इक्वल हो जाएगा बेटा। अब जैसे वहाँ पे सेल्फ इंडक्शन में हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ, वैसे यहाँ पे भी लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, चेंज कैसे होगा उसके बेस पे, ठीक। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, according to Faraday's second law, EMF induced in the secondary, EMF induced in the secondary coil, लिखिए नीचे E2 इक्वल टू माइनस N2 d ∅2 अपॉन dt, E2 की वैल्यू होगी बेटा माइनस N2 d ∅2 अपॉन dt, क्योंकि फ्लक्स में चेंज कहाँ कर रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी कॉइल, ठीक। और N2 ∅2 की वैल्यू m इंटू I1 के बराबर है, N2 ∅2 वैल्यू कितना है, m इंटू I1 के बराबर है। इसे क्वेश्चन इसे फर्स्ट कर लेना, ठीक, सेकंड कर लो यार, फर्स्ट ही कर लो, ठीक। तो इसे हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड, ठीक। बाय क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या था, N2 ∅2 की वैल्यू m1 के बराबर है बेटा, यहाँ N2 d ∅2 है, यानी चेंज इन फ्लक्स, तो यहाँ पे चेंज इन करंट लगेगा, या N2 d I1 लगेगा, तो ये आएगा E2 इक्वल टू माइनस N2 d I1 अपॉन dt, E2 की वैल्यू होगी माइनस N2 d I1 अपॉन क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, ठीक। d I1 अपॉन कितना हो गया, dt के बराबर हो गया, ठीक हो गया। तो इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, थर्ड। ज़्यादा इसी का यूज आता है बेटा, जो मोस्टली जब पूछे जाते हैं ज़्यादा हमारा यूज इसी का आएगा, और अगर इसके अंदर पूछा जाएगा तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। नीचे लिखिएगा, जैसे वहाँ दिया था बेटा डी I1 अपॉन dt की वैल्यू 1, ऐसे यहाँ पे भी अगर करंट में चेंज का रेट जो है वो 1 एम्पीयर पर सेकेंड हो, ठीक है। तो लिखिएगा 1 एम्पीयर मतलब कांस्टेंट है, नहीं 1 एम्पीयर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं, 1 एम्पीयर पर सेकेंड का चेंज रेट, ये डी आई पर डी का है ना, रेट ऑफ चेंज दिखा रही है, करंट किस दर से बदल रही है, ठीक। वो चाहे इंगेजमेंट हो चाहे डिसएंगेजमेंट हो, ठीक है, नहीं समझे। यहाँ पर सर 5 की जगह पर डायरेक्ट I1 नहीं दिया गया। अरे फाइव यम I1 है, यम अरे यहाँ जो खाया है N2 ∅2 करके यम I1 है, तो N2 d ∅2 की जगह पे यम d I1 कर दिया, यहाँ यम कर दिया, हाँ यम स्प्लिट हो गया था, तो यम इंटू d I1 अपॉन कितना हो गया, dt हो गया, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा इफ d I1 इक्वल अपॉन dt, इफ d I1 अपॉन dt इक्वल टू 1 एम्पीयर पर सेकेंड, यहाँ पे लिखा जाएगा इफ d I1 अपॉन dt इक्वल टू 1 एम्पीयर पर सेकेंड। अगर d I1 अपॉन dt की वैल्यू जो है वो 1 एम्पीयर पर सेकेंड के क्या बराबर है, d I1 अपॉन dt की वैल्यू जो है 1 एम्पीयर पर सेकेंड के क्या है आपका बराबर है, तो उस कंडीशन में E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। if d I1 पर dt का 1 एम्पीयर पर सेकंड, सो E2 इक्वल टू हो जाएगा बड़ा E2 इक्वल टू m, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होते हैं अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल विल बी 1 एम्पीयर पर सेकंड। चिन्ह नहीं दिखा रहे, मार्क का मतलब साइन, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब है। साइन ये नेगेटिव साइन शो करता है बेटा कि वो प्राइमरी के रिस्पेक्ट में अपोजिट होगा, प्राइमरी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पे इंडक्शन होगा, ठीक है। सर मॉड इसमें भी नहीं लगा सकते, किसमें, जैसे माइनस m है, हाँ तो उसमें मॉड नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो म्यूचुअल इंडक्शन है यार, ठीक, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन किसका होता है, इसका होता है। तो हम मैग्नीट्यूड
जो चीज केवल मैग्नीट्यूड जिसका होगा तो वहाँ तो ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है ही है। हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या कि मॉड का मतलब उसका वैल्यू कितनी होगी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे हम मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है उसका मतलब नहीं है। हमें मतलब है जो आपका इंड्यूस ईएमएफ का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है। वो सर जी बढ़ भी सकती 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, कितना है, किस डायरेक्शन में है उसको हमें इंक्लूड करना मॉडल का मतलब ये होगा। ठीक है, और ये साइन जो आपको रिप्रेजेंट करता है कौन सा साइन जो नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि उसकी डायरेक्शन जो आपकी होगी इंड्यूस ईएमएफ में इंड्यूस करंट की, वो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसमें होगा अपोजिट टू द प्राइमरी कॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में वहां पे आपको इंडक्शन होगा। ठीक है, वो नेगेटिव साइन उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे बेटा E2 की वैल्यू m के बराबर हो गया, नीचे लिख लीजिएगा। देखिए hence coefficient of mutual induction is equal to the coefficient of mutual induction is equal to the EMF induced in the secondary coil equal to the EMF induced in the secondary coil when इंड्यूस in the secondary coil when rate of change of current in the primary coil, rate of change of current इंड्यूस इन द secondary coil when rate of change of current in the primary coil, rate of change of current in the primary coil will be 1 ampere per second, will be 1 ampere per second। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल की वैल्यू बेटा 1 एम्पीयर पर सेकंड के बराबर है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू म्यूचुअल इंडक्शन के क्या होगा बराबर। कोएफिशिएंट ऑफ 1 एम्पीयर पर सेकंड विल बी 1 एम्पीयर पर सेकंड, विल बी 1 एम्पीयर पर सेकंड, हो जाएगा 1 एम्पीयर पर सेकंड जो है, ठीक है, उससे क्या होगा वो इक्वल होता है 1 एम्पीयर पर सेकंड क्या हो जाएगा इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। इसी टाइप का कौन सा म्यूचुअल इंडक्शन एक में चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट हम लोग कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे वाले में अगर आपका ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसी को हम देते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी होती है, यहाँ से इसके बेस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। हमेशा इसके लिए दो आपको क्या कैसे नेबरिंग कॉइल की रिक्वायरमेंट होगी, एक में हम चेंज करेंगे, दूसरे में उसका इफेक्ट को क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, आप लोग ये कहाँ लाया है, कहाँ गया वो कौन पता नहीं, शर्मा जी कंपनी वो नहीं की है आने वाले भाई, और कौन कौन गया भाई हमारे भाई तो वो नहीं भाई शर्मा कंपनी। अरे वो भाई मान आते ना, एक भाई है वो, एक आएगा तभी दोनों आएंगे, एक गायब होगा तो दोनों गायब होते हैं। चलो ठीक, चलिए बेटा हो गया। चलिए, तो ये तो कंडीशन हो गया कोएफिशिएंट। अब किस पे ये डिपेंड करता है, यूनिट क्या होगा, यूनिट एंड डायमेंशन इज सेम एज सेल्फ इंडक्शन, लिख लो। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन is same as unit and dimension of mutual induction is same as किसके self induction, same as self induction। unit and dimension of mutual induction is same as किसके self induction। तो mutual induction का यूनिट और डायमेंशन होता है वो self induction के बाद क्या था बता दीजिए। एक तो उन्होंने लिखा था हेनरी, तो यहाँ पे क्या हेनरी, दूसरा क्या लिखा था बेटा न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर लिखा था। एक हम लोगों ने किसके वेबर के टर्म में भी लिखा था,
वेबर प्लस मीटर एम्पियर एम्पियर है वेबर पर एम्पियर एम्पियर। आगे लिखा था क्या? टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर एम्पियर। ठीक, फिलहाल बेसिक यूनिट हमें इसकी और इसकी जरूरतों के कानून भी बोलते हैं हिंदी में और बेसिक ये यूज करते हैं। डायमेंशन हम लोगों ने लिखा था, ये यूनिट हो गई। डायमेंशन हम लोगों ने क्या लिखा था? ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस स्क्वायर t ml स्क्वायर t के पावर -2 a के पावर -2, ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, यस तो ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं। फिलहाल वही सेम यूनिट एंड डायमेंशन सेल्फ और म्यूचुअल का दोनों का सेम होता है। ठीक, अब किस पे डिपेंड करेंगे? जैसे वहाँ पे डिपेंडेंस लिखा था, सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? तो लिखिएगा डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, पहला नंबर ऑफ टर्न्स, ये बस इधर कर दिया कर, आ रहा क्लियर? हाँ सही डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू किन फैक्टर्स पे बेटा डिपेंड करती है? पहला लिखेंगे, जो डायग्राम मिला दिया हमें, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं N1 एंड N2, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 है, उनके नंबर पे डिपेंड करता है, उनके नंबर पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो पहले लिखेगा नंबर ऑफ टर्न्स, पहला नंबर ऑफ टर्न्स N1 and N2, number of turns N1 and N2 of both coils, number of turns N1 and N2 of both coils, number of turns N1 and N2 of both coils, हो गया? यस दूसरा सेकेंड पॉइंट किया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस, coefficient of self inductances, coefficient of self inductances L1 and L2 of both coils, L1 and L2 of both coils, coefficient of self inductances, यम का पढ़ रहे हैं बी ना, हम लोग यम का पढ़ रहे हैं। हाँ यम का पढ़ रहे हैं, लेकिन यम की वैल्यू डायरेक्टली L1 और L2 पे भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा। L1 and L2 ऑफ बोथ कॉइल, हो गया? तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स, हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स। अगला मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम between the coils between the coils are क्या लिखो are nature of material और nature of material on which material on which two coils, nature of materials on which two coils are wound, दोनों कॉइलों को किस मटेरियल पे क्या किया गया है? लपेटा गया है। जैसे कॉइल बनाया गया था, उनके अंदर किस मटेरियल पे उसको लपेट के बनाया गया है, बाउंडिंग किस पे की गई है, उस पर भी हमारा क्या करता है? डिपेंड करता है। नेक्स्ट लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। अब समझ लेना बेटा, पॉइंट बनता है। जैसे हमने कॉइल प्राइमरी किया, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हमारा जाएगा? प्राइमरी कॉइल है, अगर सेकेंडरी कॉइल इसके जस्ट पास में है, तो जो फ्लक्स यहाँ से पास जनरेट होगा वो यहाँ से पास होगा। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी लेकिन अगर इसके बीच की दूरी हमने एक तो यहाँ बनाया, एक क्या किया, यहाँ डिजाइन किया, दूसरा ने जाके हम कहाँ डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। ठीक,
और सबसे ज्यादा कब मिलेगा जब ओवर क्वाइलिंग होती है बेटा। क्या होती है? ओवर क्वाइलिंग होती है। जैसे ये है Yes, sir. और दूसरा वाला जो हमारा है इसे ऊपर क्या कर दिया जाए? ऊपर क्वाइलिंग कर दी जाए। Yes. इस केस में जो फ्लक्स लीकेज होगा सबसे की ज्यादा वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम मिनिमम लीकेज मिनिमम होगा तो सबसे ज्यादा यहाँ से क्या होगा? ठीक है, इंड्यूस क्या म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ सबसे ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन घटेगा। अगर डिस्टेंस हमने ओवर क्वाइलिंग कर दिया तो उस केस में सबसे ज्यादा होगा और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैल्यू घटती जाएगी। मतलब दोनों कॉइलों के बीच का प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल्स हैं उनके बीच में सेपरेशन इंक्रीज करोगे तो सेपरेशन इंक्रीज करने से म्यूचुअल फ्लक्स होगा वो लीकेज बढ़ता जाएगा। फ्लक्स लीकेज का मतलब जो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में जनरेट हो रहा है वो पूरा पूरा सेकेंडरी से पास आउट नहीं होगा और जब नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो हमारा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, यानी उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू जो होगी वो घट जाती है। मटेरियल की नेचर होता है, मैग्नेटिक परमिटिविटी जो होती है उस मीडियम का प्रॉपर्टी को शो करता है जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन अगर आपका क्या है ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा? जैसे हमारा आयरन वगैरह उसके बीच में आयरन का है रॉड उस पर हमने बाउंडिंग कर दिया है तो उस केस में क्या होगा? परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो म्यूचुअल इंडक्शन भी हमारा क्या होगा? कॉपर का ठीक। एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा? एरिया जैसे कॉइल है, कॉइल की एरिया बढ़ाओगे, जब एरिया बढ़ाएंगे तो जो फ्लक्स पास आउट होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। अब फ्लक्स जितना ज़्यादा पास आउट होगा उतना हमारा क्या होगा? ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा। भाई फ्लक्स जनरेट होगा ना, फाई × B × A होता है, तो एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा? फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब फ्लक्स बढ़ेगी तो चेंज इन फ्लक्स का भी टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ने की होगी। तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? उतना ज़्यादा। ठीक, क्या पॉइंट क्या लिख लिया बेटा? है डिस्टेंस हो गया तो डिस्टेंस वाला टिक का लेना सबसे ज़्यादा यही पुटअप होता है लास्ट। अभी जो लास्ट में लिखा है डिस्टेंस आगे लिखिएगा। एक तो डिस्टेंस हो गया, दूसरा तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है बेटा। ओरिएंटेशन का मतलब समझ लेना। डिस्टेंस वाला चाहे वही भी लिखिएगा। डिस्टेंस में एक लाइन और लिख लो, अनइंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन डिक्रीजेस, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीजेस। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या कर जाएगी? आपकी डिक्रीज करेगी। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो हमारी घट जाती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, आगे लिखिए। ये 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट सैलरी लेने वाले लोग। ठीक, हमारा एजुकेशन क्यों बर्बाद हो रहा है? जब तक नौकरी नहीं पाए रहेंगे तब तक सरकार जिम्मेदार, सरकार नौकरी दे और पा जाएंगे और आमखोरी शुरू हो जाती है। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो सैलरी होती है वो डिग्री कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बजट बनता है। बजट में सबसे ज़्यादा पैसा बजट में सबसे ज़्यादा पैसा सर शिक्षा की। हाँ, प्रिंसिपल डीएम से ज़्यादा। अगर प्रिंसिपल के जो सीनियर यहाँ के प्रोफेसर होंगे उनकी भी सैलरी डीएम से ज़्यादा। आज बजट पास होगा तो नहीं हो सकता और बढ़ेगा। हैं? लेकिन सर आज बजट पास होगा हो सकता है और बढ़ेगा। अगर इंडिया में पीछे तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षक है, सबसे बड़ी दायित्व जो है वो शिक्षक की है। वो भी है सर, भ्रष्टाचार है। हम लोग सरकारी नौकरी वाले सब भ्रष्ट इसी वजह से। अगर सभी सरकारी मेहनत हाँ, अपने स्टैंडर्ड एक्चुअली है क्या बेटा ना, पहले जो क्राइटेरिया तो फिर हम लोग पास में अभी बात क्योंकि ये बड़ा बहुत पेचीदा पॉइंट है। हाँ, अब जब चीज़ें ऐसी डिस्कस होती है तो क्या क्या वो हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली है क्या ना, नहीं होता है। हम तो अपने कर्तव्यों का ही पालन करते हैं तो वही सरकार कि सभी अपनी हमारी क्या ड्यूटी है उससे मतलब नहीं। जब तक नहीं है तब सब कुछ जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहराता नहीं। गवर्नमेंट काहे के लिए अपॉइंटमेंट करेगी भैया? अब बोलो ना, क्यों करेगी?
अब देखो जितने हॉस्पिटल हैं सभी में जितने लोअर एम्प्लॉई हैं डॉक्टर को छूट दीजिए, डॉक्टर में भी आजकल उस पर होने लगे। मैक्सिमम जो है वो क्या है 15,000 12,000 14,000 16,000 की सैलरी वाले हैं। अब वो टाइम से आते हैं, 8 बजे ड्यूटी है, 8:45 बजे पहुँच जाएंगे, 2 बजे छुट्टी होती है तो 2:30 बजे हो जाते हैं। और जो वहीं 80,000 पाता है ना, वो अगर 8 बजे ड्यूटी है तो 10 बजे पहुँचेगा, 2 बजे है तो 12 बजे भाग जाएगा या बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। तो वही चीज़ें हैं बेटा, प्रॉब्लम क्या कहा जाए। डिग्री सेक्शन में 3 से 4 लेक्चर अलाट ही होते हैं, एक प्रोफेसर को 3 से 4 लेक्चर मैक्सिमम पर डे अलाट ही होते हैं। इससे और भी 40 मिनट का लेक्चर, 40 मिनट बस, 40 मिनट मैक्सिमम 4 लेक्चर अलाटेड होते मुझे हैं। साथ पढ़ के खाली 2 घंटे डेली पढ़ा, वो भी नहीं चाहते पढ़ाना। सर नेट कभी कर देते हैं ना। हाँ नेट पीएचडी वीडियो, चलो ठीक है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे ओरिएंटेशन की, जब हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग, ओरिएंटेशन की जब बात करते हैं तो ओरिएंटेशन में क्या होता है, देखो अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, पास आउट होता है मैक्सिमम से। बट अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक, तो उस केस में क्या होगा आपका फ्लक्स लीकेजेस की वैल्यू बढ़ती है। ओरिएंटेशन का मतलब ये है, जैसे ये हम लोग का प्रॉपर ओरिएंटेशन कहलाता है, ठीक, जो फ्लक्स यहाँ से मैक्सिमम यहाँ से पास हुआ, यहाँ से जो है वो 100% यहाँ से पास होता है क्योंकि तो उसी के अंदर ही है, तो पास होगा तो वहीं से होगा, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन कहलाता है। अब पता लगा एक वायर तो आपने ऐसे कर दिया, एक वायर आपने ऐसे डिजाइन कर दिया, ठीक, ये दूसरे वायर का हमने ऐसे डिजाइन कर दिया। ओरिएंटेशन फर्स्ट, ओरिएंटेशन या फ्लक्स इधर से जाएगा, यहाँ से जाएगा ही नहीं, तो दैट मींस ओरिएंटेशन अगर क्या है प्रॉपर नहीं है तो वहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज करेगी, इवन आपका इस कंडीशन में 0 हो जाएगा, ठीक। तो उसका ओरिएंटेशन कैसा है हम लोग यहाँ से क्या उस पर करते हैं, उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसा आपका ओरिएंटेशन होगा, क्या होगा, वो चीज़ें यहाँ से हमारे डिसाइड होती है, ठीक है। चलिए लिखिए, क्या लिखा था बेटा, कहाँ तक लिखा है, म्यूचुअल इंडक्शन डिक्रीजेस हो गया, ओरिएंटेशन लिख लिया है, लिख लीजिए अगला पॉइंट, ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में जो हमारा ओरिएंटेशन है उस पर भी क्या कर रहा है आपका डिपेंड करता है, ठीक। तो इस केस में देखिए इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स are oriented at 90 degree, the प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में ओरिएंटेशन कितने का है आपका 90 डिग्री, देन ये मिच लो m इक्वल टू 0। इस केस में हमारा म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी 0, और इस केस में m की वैल्यू मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम और यहाँ पे क्या होगा 0, ठीक है। चाहे इसे बना लो बेटा, और यहाँ पे जो होगा इन दोनों के बीच में लाइन करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है ओरिएंटेशन पे भी क्या करेगा डिपेंड करेगा, और सो डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। हो गया, नेक्स्ट देखिएगा, एक टर्म आता है कपलिंग फैक्टर, मैं एक लाइन लिख लीजिएगा इसी में हाँ डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी देखिए कपलिंग फैक्टर COUPLING, कपलिंग फैक्टर इससे के से डिनोट करते हैं, कपलिंग फैक्टर बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, कपलिंग फैक्टर बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, इसी को कहते हैं कपलिंग फैक्टर। कंडीशन क्या होगी ना, जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो कपलिंग फैक्टर मैक्सिमम, और इम्प्रॉपर होगा तो कपलिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी चेंज होगी, उसके बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे तो कपलिंग फैक्टर क्या करेगा घटेगा, ठीक है।
अगला हेडिंग करेंगे रिलेशन बिटवीन। अब जो आप कह रहे थे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे थे L1 L2 का ही कहा जा रहा है, अब उसी के रिलेशन कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि L1 L2 जब इसमें सेल्फ है तभी वो म्यूचुअल को क्या जनरेट करेगा, सेल्फ है नहीं रहेगा तो म्यूचुअल कैसे होगा। ठीक, तो लिखिएगा रिलेशन बिटवीन क्या बेटा, कपलिंग फैक्टर। हाँ वैसे पॉइंट बना लो, मतलब कपलिंग फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। ये लिखेंगे रिलेशन बिटवीन M यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस L1 एंड L2। M रिलेशन बिटवीन M L1 एंड L2 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंसेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंसेज ऑफ प्राइमरी एंड क्या सेकेंडरी कॉइल। ठीक, लिखिएगा देखो होता क्या है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका होता है बेटा M इक्वल टू K रूट L1 इंटू L2 के बराबर होता है, K रूट L1 इंटू L2 के बराबर होगा। तो लिखिएगा फॉर टू मैग्नेटिकली coupled coil, मैग्नेटिकली coupled coil लिखना म्यूचुअल इंडक्टेंस coupled coil, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी बेटा M इक्वल टू K रूट L1 इंटू L2 और K को भी क्या कहा गया था, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक, वेयर A कहलाता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं, where K is called coefficient of coupling कहलाता है। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होता है कोई बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। ठीक है, नोट लगाइए। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड करता है बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल है उनके थ्रू पास होने वाले फ्लक्स पे, फ्लक्स कितना पास आउट हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी के थ्रू, उस पर डिपेंड करता है। वो दिखा देगा, चलो ठीक है, उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मतलब ठीक, अरे ठीक है, उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्या कपलिंग, पहले कर लीजिए। ठीक, तो वो कंडीशन आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ क्या कपलिंग कहलाता है। ये होता है फ्लक्स लिंक थ्रू द सेकेंडरी कॉइल अपार्ट फ्लक्स लिंक थ्रू द प्राइमरी कॉइल। तो नीचे लिख लीजिएगा वेयर K इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। लिखिएगा K इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन इसमें सेकेंडरी अपॉन सेकेंडरी तो सेकेंडरी कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन प्राइमरी। ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन प्राइमरी के रेशियो को कहते हैं क्या कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहा जाता है बेटा। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी, ठीक, इक्वल ऐसे लिखिएगा। K की जो वैल्यू होगी बेटा, ये तो हो गया क्या होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन प्राइमरी। जब ओवर कॉइलिंग होगी तो प्राइमरी से जितना पास होगा टोटल सेकेंडरी से पास होगा, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक, 90 में करेंगे तो कुछ पास नहीं होगा तो हो जाएगा 0, और किसी अगर सेपरेशन पे रख रहे हैं या पास पास रख रहे हैं तो उस केस में 0 से तो बड़ा बट 1 से छोटा। समझ गए? तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू होती है इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट इक्वल और लेस देन 1। मतलब K की वैल्यू बराबर होगी 0 के या उससे बड़ा या इसके बराबर होगी या उससे छोटा, अब डिपेंड करेगा उसके ओरिएंटेशन पे।
कैसे? हम लोगों ने दोनों कॉइल को क्या किया है, अरेंज किया है। उसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू होगी वो 0 होगी, 1 होगी, या लाई करेगी बिटवीन 0 है 1, बस पे डिपेंड करता है। ओवर कॉइलिंग जैसे अभी दिखाया था डायग्राम में, तब 1 ले लेंगे, परपेंडिकुलर है दोनों तो 0 ले लेंगे। बाकी किसी ओरिएंटेशन पे है आपने रखा गया है, ठीक है, क्लोजली रखा है, सेपरेशन बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, सेपरेशन घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। बट मैक्सिमम तब मिलेगी जब ओवर कॉइलिंग किया गया था, और मिनिमम तब मिलेगा जब दोनों कहाँ पे है 90, ठीक, परपेंडिकुलर आपने रखा, समझ गए? तो इसी को हम लोग कह देते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ क्या कपलिंग कहते हैं। क्या होता है इसके बेस पे दिखा देते हैं, ठीक। आगे लिखेंगे। अब इसमें क्या कंडीशन है, अगर m की वैल्यू जैसे आपने लिखा क्या, ये m की वैल्यू की L1 इंटू L2 पे डिपेंड कर रहा है, L1 इंटू L2 पे डिपेंड कर रहा है। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू आपकी 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 है। कोई भी वैल्यू अगर आप 0 लेते हो, L1 0 हो जाए, L2 0 हो जाए, या k की वैल्यू 0 हो जाए, कोई भी 0 होगा तो उसके उसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है 0। यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 0 भी हो सकती है या ग्रेटर देन 0, 0 से लेस नहीं हो सकता है, आइदर 0 और ग्रेटर देन 0। 0 के लिए क्या होना चाहिए, इन फैक्टर्स में से कोई एक 0 हो, ठीक, कोई एक क्या हो 0 हो, तब वैल्यू 0 मिलेगी। अगर कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी है तो वहाँ पे आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बेस पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्लियर है पक्का भैया? हाँ जी, टाइम है, टाइम देखो अभी इसको खत्म हो जाता है, कोशिश करा है, बुक कर लेके आइए, कल कोशिश करा देंगे, ठीक। लाइव है ना, आप कल भी लाइए। अरे तुमसे भारी है, बता, अगर भारी हो तो बताना। सिलेक्शन से बाहर, सिलेक्शन से डॉक्टर बनोगे तो आपको पैसा लाद के ले जाओगे शाम को, तब नहीं कहोगे भारी हो गया, ना बांट दे गरीबों में, है ना? क्यों? जब उससे ज़्यादा वजन वाला पैसा शाम को इकट्ठा करके बैग में ले जाओगे, अभी नहीं कहोगे ला थोड़ा सा बांट दें या गरीबों से ना लें, है ना? सोच रहे हैं, चलो ठीक। तो उसके लिए बड़े बड़े वजन उठाने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक बेटा, चल गया हो गया, सही। तो के की वैल्यू जो होगी कब क्या होगा यहाँ से दिखा देते हैं। अब अगर डायग्राम तो दिखाना चाहते हैं, मैंने बताया था आपको, एक बार डायग्राम के लिए पूछा गया वैल्यू आपके इधर प्राइमरी इधर सेकेंडरी, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, टोटल पास हो रहा है, ठीक। और जब ये डायग्राम के लिए क्वेश्चन आता है भैया बना लीजिए, आपके लिए है, याद करिए लोअर क्लास में रहे होंगे तो इतना मोटा मोटा बैग लेके जाना पड़ता था, याद है? और इतने बड़े रहे होंगे तब, अब उतने बड़े थे तो इतना मोटा ले जा रहे थे, अभी इतने बड़े हो गए आप इतना पतला ले जा रहे थे, तुम लोग दर्द होता है, हाँ? अरे बेटा सारी बुक ले जाते थे, सारे सब्जेक्ट की नोट्स ले जाते थे, याद है? एक तो रफो लेके जाते थे, ठीक। अरे हमें याद 9th में लोग थे जिस दिन काफी स्ट्रक्चर को दी थी सारे सब्जेक्ट को, 2 बैग ले जाना पड़ता, लेकिन आता ही नहीं था, ठीक। वो भी दिन हुआ करते थे, और अभी आप लोग एक बुक लाने में दिक्कत हुआ है, आप भी लेंगे मतलब सैटरडे को काफी चेक होती थी, ठीक, वीक में सैटरडे मोस्टली रखा जाता था अल्टरनेटिव, हाथ में लेकर गए उस दिन जो होता था तो एक बैग जो रेगुलर बैग जाता था, बैग में काफी किताब नहीं आता था, ठीक। तो क्या है कि एक्स्ट्रा बैग जो है लेके जाना पड़ता था, हाँ? तो रफ लेके जाए काम होगा, एक सब्जेक्ट की 3 काम की थी, हिंदी तो हिंदी में आता तो हिंदी का बाहर ये प्राइमरी सेकेंडरी है, यहाँ पे किसकी वैल्यू क्या लेंगे बेटा, 0 बना लीजिए, ठीक। पहला के की वैल्यू 1, के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और के की वैल्यू यहाँ 0, ठीक। अगर चलिए वैल्यू निकालने के लिए तो वही फॉर्मूला
क्या? यही वाला रख दीजिए। हम लोगों ने पीछे लिखा था जब सेल्फ इंडक्टेंस, तो वहाँ पे डिफरेंट फार्मूला अलग अलग कंडीशन में लिखा गया था। ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्शन में बेटा अलग अलग क्या बनेगा हमारा फार्मूला, अलग अलग केसेस में बनेगा। तो ये बना लीजिए पहले, तब देखिए जल्दी से, लेकिन जल्दी करिए। आप क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है, फिर कुछ यहाँ करा देंगे, ठीक। अभी हम आ रहे थे तो तुम लोग फोटो खिंचवाना, सब खींच लीजिए, खींच देते हैं। चलते ऐसे एंगल में खींचे कि मतलब एकदम पूरा लगाना थोड़ा वाला काम सर उसमें से कलर भी उड़ा देना चाहिए था, कलरलेस कर देना चाहिए था, ब्लैक कलर। अभी घर से खिंचाना तो वीडियोग्राफर मंगा लीजिए, बढ़िया से खींच देगा वो, कहेगा सर क्लोजअप बनाइएगा, हमें शादी हो रही है। ऐसा हंस नहीं तो कहे अभी जब ना खींचने आता था क्या करते थे? मोबाइल में चलाने ना आता था। नहीं अंदर पकड़ देते हैं, कभी ये नहीं ऐसा अब ऐसे को करके कहीं कर दिया, ये मोबाइल में देखे ही नहीं। मुझे क्या कहा जाए। ऐसा ऐसे काम करेंगे कंडीशन क्या है? लिखो बेटा, लिखो कविता। देखिए वेरियस फार्मूले ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हेडिंग है हाँ, उसी चार्ट जैसे वहाँ बनाया था ना, वैसे यहाँ बना लीजिए। वेरियस फार्मूले ऑफ EM। दो कॉलम बना लो, एक में लिख लो कंडीशन, दूसरे में लिख लो क्या फिगर। फिगर। देखो प्रॉब्लम ये है शिक्षकों ने अपनी गरिमा को खुद गिरा रखा है। हकीकत है ये बेटा, अभी हम लोगों ने थे BHU में, मतलब इतना इतना रिस्पेक्ट टीचर का होता था जो थे, और वो अपनी गरिमा को बना के रखते थे, ठीक है। और यहाँ है ना जाने की ये लोग कह रहे हैं, अब कहना नहीं चाहिए कि सर महिला दिन का जरूर साफ आना चाहिए, ठीक है, क्या करें। तो ये खुद अपने स्टैंडर्ड क्या कर दिए, गिरा दिए, ठीक। खाली फोटो खिंचाना है। ये प्राइमरी जो है चलो इसके रेडियस को स्मॉल आपने इसके रेडियस को टैप कर स्मॉल आपने दूसरा क्या टैप कर रहा है, ठीक। हाँ कंडीशन लिखिएगा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर लिखना जरूरी है, कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल लिख लो तो समझाते हैं, लिखो यार, टू उड़ जाता है, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल। काड़ा पहला बेटा देवियो अपना जन्मजात वहाँ छोड़ दो। टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल, दो चाहिए यार, दो कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल।
ठीक। बोतल का ढक्कन है। अरे छोड़ो जरा, कहने का मतलब ये है कॉन्सेंट्रिक कॉमन सेंटर होना चाहिए, को प्लेनर दोनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। अरे ऐसे भी तो मतलब एक रिंग ऐसे है, दूसरे रिंग को हम ऐसे रखते हैं, इको प्लेन से परपेंडिकुलर हो गए, तो दोनों का प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम प्लेन में ही दोनों, एक्सिस भी दोनों ठीक। तो उस कंडीशन में आपका जो होगा ये हम अप्लाई करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल्स, ठीक, लिखिएगा। पाँच समझे? हाँ? पाँच। एक जैसे दो कड़े पहनते हो आप लोग ना, एक को ऐसे रखो, दूसरे को उसके परपेंडिकुलर रखो, एक का ऐसे एक्सिस हो, दूसरे का ऐसे एक्सिस हो, Yes, समझ ये गए? वाला, ठीक, 90 पे दोनों, Yes, sir. ठीक, तब वो परपेंडिकुलर होंगे। और यहाँ पे दोनों को एक ही एक्सिस पे, बड़ा वाला कड़ा ले लो, छोटा वाला कर लो, तब वो वाली कंडीशन ये है। मतलब एक प्लेन में रखिए, एक ही प्लेन में दोनों रखिए। हाँ, छोटा वाला बड़े के अंदर है, लेकिन बड़े के अंदर दो तरह से रख सकते हैं, हम टेढ़ा मेढ़ा भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों के यहाँ प्लेन क्या रखना है, सेम देखिए प्लेन को प्लेनर है, ठीक। तो लिखिएगा m इक्वल टू को प्लेनर सर्कुलर कॉइल लिखा है ना, Yes, sir. देखिए m इक्वल टू म्यू नॉट पाई इंटू पाई n1 n2 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r, म्यू नॉट पाई n1 n2 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R। n1 n2 इसमें टर्म्स हैं, n1 प्राइमरी में है, n2 किसमें है, सेकेंडरी में, नंबर ऑफ टर्म्स। हो गया? यस सर। सेकंड कंडीशन दूसरा और टू सोलेनाइड्स, आंसर क्या लिखिएगा, टू सोलेनाइड्स। अब को एक्सेल है, हम लोग सोलेनाइड बना देते हैं बेटा। टू सोलेनाइड, एक में मान लो नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, एरिया ए है, लेंथ L है, एरिया ए है, लेंथ इसका n है, एक में टर्न्स आपके n1 है बेटा, दूसरे वाले में टर्न्स आपके n2 है, एरिया हम लोग ये ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ये दिया जा रहा है। करंट दिखाते हैं, इसमें तो करंट दिखाना ही पड़ेगा। करंट हमारा इंडक्शन तभी होगा जब करंट फ्लो करेगा ना। मैं आई हूँ नाइट में बेटा आई हूँ नाइट में नहीं, बस वो हमने ये दिखा रहे हैं ना, करंट फ्लो हो रहा है तभी म्यूचुअल इंडक्शन होगा। हम फ्लो कराएंगे। देखिए m इक्वल टू म्यू नॉट n1 इंटू a बाई l, m इक्वल टू म्यू नॉट n1 इंटू a बाई एल म्यू नॉट n1 इंटू a बाई l। हालांकि है नेक्स्ट आई का तो फ्लो होगा नहीं, हालांकि टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉइल, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉइल,
हो गया? ये प्राइमरी है बेटा, इसे क्या कह दिया? प्राइमरी। और ये वाला सेकेंडरी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2। करंट आपका I फ्लो हो रहा है और इसकी लेंथ आपका कैपिटल L है प्राइमरी का, सेकेंडरी का आपने स्मॉल L। ठीक, प्राइमरी का कैपिटल L, सेकेंडरी का स्मॉल L। ठीक, लिख लीजिए यहाँ पे गेम इक्वल टू म्यू नॉट, वहाँ लिखा था 2√2, वो वैल्यू यहाँ भी रहेगी। म्यू नॉट लिखे 2√2 n1 n2 स्मॉल n स्क्वायर, 2√2 n1 n2 स्मॉल n स्क्वायर अपॉन पाई इंटू कैपिटल n1 n2 2√2 म्यू नॉट 2√2 n1 n2 n स्क्वायर अपॉन पाई इंटू कैपिटल n के बराबर होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपका हो गया बेटा। डिफरेंट केसेस में म्यूचुअल इंटरफेरेंस कितना होगा, क्या रिलेशन होगा, अब इन पे क्वेश्चन आप लोग कर डालिएगा। ठीक, तो याद बताया जाता है। ठीक है, चलिए बंद करो।